Hello and welcome to our channel. In this video we are going to solve a practice test 1. practice test 1 जो बनाया गया है ये बिल्कुल बोर्ड के सैम्पल पेपर पर बेस्ड है, उसी फॉर्मेट का है। 5 सेक्शंस जैसे बोर्ड में दिए हैं वैसे 5 सेक्शंस यहाँ पर हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2, लॉन्ग आंसर टाइप और केस स्टडी। ठीक है, तो ये 25 मार्क्स का है। बस इसमें जो चैप्टर्स लिए गए हैं वो चैप्टर 1 to 7 है। चैप्टर 1 सारे चैप्टर्स नहीं हैं, चैप्टर 1 to 7 पर बेस्ड ये प्रैक्टिस टेस्ट 1 है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं हम, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस एंड 1 असर्शन रीज़न, क्योंकि इस बार इंट्रोड्यूस किया है बोर्ड ने, असर्शन रीज़न भी आएगा इस बार। तो 1 क्वेश्चन असर्शन रीज़न का है, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी है, इसमें 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। और सेक्शन सी है, इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप 2 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन है, लॉन्ग 5 मार्क्स। एंड सेक्शन ई में केस स्टडी है। केस स्टडी इस बार ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, मल्टीपल चॉइस बेस्ड नहीं होगी, केस स्टडी दी हुई है और उस पर बेस्ड 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट 1 मार्क्स का है, 2 पार्ट्स 1 मार्क्स के हैं और एक 2 मार्क्स का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड है वैसे तो इसको ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ एफ 2, इन्फिनिटी एक फंक्शन है और उस फंक्शन को डिफाइन किया गया है, उसका जो डोमेन है वो 2, इन्फिनिटी से रियल में उसको मैप किया गया। ठीक है, बी द डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइन किया है कि फंक्शन जो एफ एक्स है दैट इज इक्वल टू x² - 4x + 5। ठीक है, लेट सपोज कि एफ एक्स को हम y मान लेते हैं, तो x² - 4x + 5 इज इक्वल टू y। यहाँ से अगर हमें क्या करना है, रेंज निकालनी है फंक्शन की। तो रेंज क्या होता है, जैसे y की जो वैल्यू है इसमें जो हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, फंक्शन हमारा y = x के टर्म्स में दिया हो, तो जो भी वैल्यूज़ हम x की पुट कर सकते हैं जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड रहेगा, अनडिफाइंड नहीं होगा, उस वैल्यू के सेट को हम बोलते हैं डोमेन। और रेंज निकालना है, तो रेंज क्या होगा, रेंज इसमें x की जो वैल्यू होगी, फाइनल जो x की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ जो भी रियल वैल्यूज़ होंगी, वो सेट कहलाएगा हमारा रेंज ऑफ फंक्शन। तो उसको निकालने के लिए अब क्या करो, ये क्वाड्रेटिक है सपोज x के टर्म्स में। ठीक है, x² - 4x + 5 = y इधर ले लेंगे, तो x² - 4x + 5 - y। तो वहाँ पर यहाँ पर x की वैल्यूज़ के सेट को बोलते हैं हम डोमेन। ठीक है, जो x की वैल्यू हम इनपुट कर सकते हैं और जो हमें y की वैल्यू मिलेगी आउटपुट में, जो वैल्यूज़ मिल सकती हैं फाइनल, वो हमारा रेंज कहलाता है। y मीन्स एफ एक्स की जो भी वैल्यू मिल सकती है। तो हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, या फिर हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि y की वैल्यू निकालनी है, जो भी पॉसिबल है। तो हम यहाँ से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप फंक्शन को y मानते हो और x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते हो। ठीक है, x आपका जो फंक्शन है वो चेंज कर लेते हो, आप इन्वर्टेबल बना लेते हो। तो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालने के बाद हमारा जो भी डोमेन होगा, डोमेन इन द सेंस कि y की जो भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं वो हमारे लिए रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x² - 4x + 5 - y, तो 5 - y हमारे लिए c का काम कर रहा है। अब ये बन गया ax² + bx + c = 0, जिसमें a की वैल्यू है, a की वैल्यू 1 है, b की -4 है और c की 5 - y है। हम यहाँ पे लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x निकालने के लिए। तो x निकालने का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है, तो -b हो जाएगा 4 ± √b² हो जाएगा 16 -4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह 5 - y / 2a। तो 2a मीन्स 2, तो इट इज़ 4 ± √16 -4 5 = 20 - +4y / 2। ठीक है, तो x = 4 ±
16 माइनस 20 हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 हम रूट में से कॉमन ले सकते हैं, तो रूट से बाहर आने पे वो 2 रह जाएगा। 2 रूट में y माइनस 1 और इधर 4 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड किया तो 2 प्लस माइनस रूट y माइनस 1। ये x यानी हमारा एक नया फंक्शन आ गया सपोज x नाम का, जो y के टर्म्स में है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस फंक्शन का डोमेन बताओ, तो इस फंक्शन का डोमेन के लिए आप क्या करते हो, रूट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। रूट अगर कोई भी वैल्यू रूट में है और न्यूमरेटर में है तो ये 0 तो हो सकती है, पर क्योंकि 0 हो सकती है पर नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव के लिए फिर ये रियल नहीं रहेगा, रूट के अंदर माइनस आने का मतलब है इमेजिनरी, ठीक है। और यही चीज़ अगर डिनोमिनेटर में होगी तो 0 भी नहीं होगा। 1/√x है फॉर एग्जांपल, तो x की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 हो ही नहीं सकती क्योंकि 0 के लिए फिर ये डिफाइंड नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 कॉमा इन्फिनिटी 1 क्लोज इंटरवल में। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 तो इसमें ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें दिया हुआ है 3, तो मान लिया वो n है, n इक्वल टू 3 विद डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 4, डिटर्मिनेंट ऑफ A दिया हुआ 4। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल चॉइस को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस बार बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। 80 में से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो ये 20 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको अच्छे से सॉल्व करिए। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए, पर इनको सॉल्व करके ही करें, ठीक है। डायरेक्टली शॉर्टकट ना लगाएं, अगर आप श्योर नहीं है तो, कोई श्योर है किसी क्वेश्चन में तो आप लगा सकते हैं। तो n इक्वल टू 3, डिटर्मिनेंट ऑफ A दिया हुआ है 4 और -2A हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है KA, डिटर्मिनेंट ऑफ KA इज इक्वल टू K टू द पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ A। K बाहर आ जाता है, K कोई कांस्टेंट है, अगर इफ़ K कोई कांस्टेंट है, K इज़ अ कांस्टेंट, अगर ये फॉर्मूला है K कोई कांस्टेंट होता है तो K बाहर आ जाता है और पावर में लग जाता है n। व्हाट इज n? n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऐसे -2A है, तो -2A क्या हो जाएगा, -2A इज इक्वल टू -2 टू द पावर n की जगह 3 है और डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको गिवन है 4 और -2 का क्यूब होता है 8, तो -8 इंटू 4 हो जाएगा -32। ऑप्शन बी, ओके। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल चॉइस है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन ये रहा। ओके, इफ फॉर एनी 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की A मैट्रिक्स, ठीक है। तो 2/2 का मतलब हुआ n2 हो गया, ठीक है। जिसके लिए हमें दिया हुआ है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A दिया हुआ है 8 0 0 8, ये हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है। तो हमें यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है A एडजॉइंट ऑफ A, A एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू मॉड A, या डिटर्मिनेंट ऑफ A बोलते हैं इसको हम, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। I क्या होता है, I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर की, अगर वो 2/2 की है तो I2 हो गया 1 0 0 1, और 3/3 की है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे A एडजॉइंट ऑफ A आपको गिवन है 8 0 0 8, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ A हमें फाइंड करना है, और I अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, या फिर हम इसको I रहने देते हैं, ठीक। यहाँ से हम 8 कॉमन ले सकते हैं, अगर हम मैट्रिक्स में से 8 कॉमन लेते हैं
तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में से कॉमन आता है। और डिटर्मिनेंट में लेते हैं तो पूरा ये या तो एक रो से आता है या एक कॉलम से कॉमन आता है, ये सबको पता होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ठीक है, अब कंपेयर कर सकते हैं, ये हो गया 8i, तो 8i इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई ऑन कंपेरिजन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y, ये हमें गिवन है और dy ओवर dx हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे e टू द पावर x प्लस y से डिवाइड कर दो सबको, e टू द पावर y से e टू द पावर x प्लस y से सबको डिवाइड। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y इक्वल टू 1। ये कैंसिल यहाँ पे, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस वाई प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, फिर इधर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो माइनस e टू द पावर माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस e टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, e टू द पावर वाई को ऊपर ले जाते हैं तो e टू द पावर वाई हो गया ऊपर जाके प्लस, और e टू द पावर एक्स हो गया नीचे आके प्लस। ठीक है, बीच में आ रहा है माइनस, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस e टू द पावर y माइनस एक्स, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4th। फिफ्थ मल्टीपल चॉइस पे चलते हैं। फिफ्थ मल्टीपल चॉइस है इफ y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर डिक्रीजेज फॉर द वैल्यूज ऑफ x गिवन बाय, हमें इंटरवल बताना है और ये दे रखा है कि डिक्रीज हो रहा है फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो पहले तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालें यहाँ से, तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड का डेरिवेटिव तो 2x माइनस 3 प्लस सेकेंड फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब हमें क्या करना होता है फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करना होता है। अब हम मल्टीपल चॉइस में कर रहे हैं तो खैर इतना डिटेल नहीं लिखेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करना होता है, डी वाई ओवर डी एक्स को 0 के इक्वल रखना होता है, डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x ब्रैकेट x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन ले लें तो बचेगा 2x प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है, तो एक फैक्टर तो हो गया x माइनस 3 और सेकंड फैक्टर हो गया 3x माइनस 3। तो एक दोनों लीनियर फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर लीनियर है। एक फैक्टर से आपको मिलेगा 3 और दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू मिलेगी 1। अब हम इनको नंबर लाइन पे लगाते हैं। तो जब हम नंबर लाइन पे लगाएंगे, नंबर लाइन पे लगाने के बाद देखो पहला पॉइंट आएगा 1 फिर आएगा 3, और नंबर लाइन पे जब ये लीनियर होते हैं तो ऐसे चलता है ऑल्टरनेट पे, राइट टू लेफ्ट, प्लस माइनस देन प्लस। तो हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीज कहाँ से कहाँ हो रहा है हम देख पा रहे हैं, डिक्रीज कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, ये 1 से 3 के बीच में डिक्रीज हो रहा है, देखा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा x जो है वो बिलोंग कहाँ कर रहा है 1,3। ठीक है, अब या तो ये ओपन में होगा या क्लोज में होगा, क्लोज वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, डिक्रीज दे रखा है। ठीक है, वैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए होता है। चलो तो ओपन हो गया ये। ठीक है, ओपन का मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर और 3 से लेस। ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 5, अब 6 है। 6 है होगा असर्शन रीजन वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन क्या होता है? इसमें दो स्टेटमेंट होती हैं, एक असर्शन की स्टेटमेंट होगी, एक रीजन की स्टेटमेंट होगी। पहले तो हमें ये चेक करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में, अब ये स्टेटमेंट थ्योरेटिकल भी हो सकती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी हो सकती है। पहले हमें चेक करना है ट्रू कौन सी है, फॉल्स कौन सी है। अगर हमें ये डायरेक्टली पता लग पाता है कि कोई सी एक स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, तो हमारे पास ऑप्शन सी और डी अवेलेबल है। कोई अगर एक फॉल्स मिल जाता है, आइदर ए फॉल्स और आर फॉल्स, तो सी या डी में से होगा। तो ए और बी ऑप्शन तब होगा जब दोनों ट्रू हो, असर्शन भी ट्रू हो और रीज़न भी ट्रू हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्टेटमेंट जो असर्शन की है, वो है इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, और आई प्लस, देन हमें सॉल्व करना है कि आई प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू आई, ये आपको गिवन है, ये आना चाहिए। तो ये चेक करते हैं हम, क्या ये आई आएगा? अगर ये इक्वल आता है दोनों आपस में LHS RHS, तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। चलो चेक करते हैं। तो आई स्क्वायर थोड़ी देर बाद आई हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर क्यूब सब वही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ia इज माइनस 3a इज इक्वल टू आई। ठीक है, हमने इसके स्क्वायर को ओपन किया, तो आई स्क्वायर तो हो गया आई, ए स्क्वायर आपका ए के इक्वल दे रखा है तो वो लगा दिया। आई ए के इक्वल होता है, आपने पढ़ा होगा, आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए, ये होता है। तो 2a हो गया, माइनस 3a इक्वल टू आई। चेक करते हैं, a प्लस 2a हो गया 3a माइनस 3a कैंसिल हो जाएंगे ये मैट्रिक्स, तो i इक्वल टू आई आ गया। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, और रीज़न दे रखा है ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए, तो यही चीज़ दे रखी है आपको रीज़न में। ठीक है, यही चीज़ रीज़न में दे रखी है, और इसका मतलब हुआ ये स्टेटमेंट तो ऑलरेडी ट्रू होती है, फैक्ट है। तो आपका असर्शन भी ट्रू हो गया और रीज़न भी ट्रू हो गया। तो असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं। तो अब आपके पास ये क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी और डी तो नहीं होंगे, क्योंकि सी में लिखा है आर इज़ फॉल्स और डी में लिखा है ए इज़ फॉल्स, असर्शन फॉल्स। तो ए और बी में लिखा है ए एंड आर बोथ आर ट्रू, तो लिखा है फिर पहली स्टेटमेंट देखें, ऑप्शन ए देखें, तो आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीज़न है वो एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करता है, तो ठीक है एक्सप्लेन कर रहा है। आपने ये यूज़ किया ना, आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए, तो अगर कहीं पे यूज़ हो रही है सेकंड वाली स्टेटमेंट, तो इसका मतलब है रीज़न उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तभी तो यूज़ किया। तो ऑप्शन ए सही है इसमें। ठीक है, आपका रीज़न भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, और रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सो ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ मूव टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। पेपर के अकॉर्डिंग इट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लेट आर बी द रिलेशन फंक्शन चैप्टर का है। आर कोई रिलेशन दिया हुआ है इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। आपको एक रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन जो आर डिफाइंड है जेड में इंटीजर्स में, ए कॉमा बी दोनों इंटीजर हैं, इस तरीके से उसको डिफाइन किया गया सच दैट कि जो a माइनस बी है वो डिविजिबल बाई 2 है, या फिर हम इसको सीधे सीधे लिखें तो 2 डिवाइड्स a माइनस बी। इसका मतलब होता है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है। शो दैट द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। हमें शो करना है कि जो हमारा फंक्शन, हमारा रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्या होता है?
ट्रांसिटिव होता है कि अगर ए कॉमा बी हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ ट्रांसिटिव क्या होता है। अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों के रिजल्ट से हम निकालेंगे और ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ए कॉमा सी भी उसी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तब ट्रांसवर्सल होगा वो रिलेशन। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी सी, ये तीनों नंबर क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर जेड। ठीक, और ये भी मान लेते हैं साथ ही लेट ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि 2 डिवाइड्स, दैट मीन्स दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, दैट डिवाइड 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, एंड ऐसी बी कॉमा सी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हुआ दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स बी माइनस सी, 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। अगर 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ए माइनस बी 2 से डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 2 लैम्डा या 2 अल्फा 2 बीटा, कुछ भी एक सिंबल मान लो। मान लिया हमने 2 लैम्डा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। इसके साथ में इधर चलें तो दूसरी तरफ देखें, यहाँ बीच में से मैं एंड हटा देता हूँ, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ अलग अलग। यहाँ पे 2 डिवाइड्स अगर b माइनस सी है तो दैट मीन्स b माइनस सी इज इक्वल टू 2 म्यू, जैसे वहाँ लैम्डा माना इधर मान लेते हैं म्यू। इक्वेशन होगी सेकेंड। अब क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू, तो ये हो जाएगा b से b कैंसिल, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, और इस लाइन का मतलब हुआ दैट इम्प्लाइज कि 2 डिवाइड, देखो 2 आ गया ना इनटू में, 2 आ गया इनटू में, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स a माइनस सी। और अगर 2 a माइनस सी को डिवाइड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि a कॉमा सी जो है वो हमारे रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है। और अगर बिलोंग कर रहा है सो r क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। सो r इज ट्रांजिटिव। ठीक, ये तो पार्ट हो गया। फिर लिखा है राइट द इक्विवेलेंस, 2 नंबर का क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स यहाँ तक हो गया। राइट द इक्विवेलेंस क्लास 0। अब हमें एक क्लास दी हुई है 0, इसकी इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। इक्विवेलेंस होता है कि मतलब 0 कहाँ कहाँ आ सकता है। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंस क्लास 0 का। तो अगर हमें 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो पहली चीज़ आपको ये समझा दूँ, ये 0 कहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ है 0, तो अब 0 किस किस से मैप हो सकता है जिससे हमारा रिलेशन बना रहे, तो ये चेक करना है हमें। जैसे हमारे पास था a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, डिवाइड्स बाई 2 यानी 2 लैम्डा, 2m फॉर्म का होना चाहिए, ऐसे समझ लो 2m फॉर्म का होना चाहिए। तो a माइनस बी अगर 2m फॉर्म का बनाना है, b तो आपको पता है 0 ही है, b तो 0 है, तो यहाँ पे 2 माइनस 0 करेंगे तो डिविजिबल बाई 2 होगा, माइनस 2 माइनस 0 करेंगे तब भी डिविजिबल बाई 2 होगा, 0 माइनस 0 करेंगे तब भी डिविजिबल बाई 2 होगा, जितने नंबर पॉसिबल हैं। कहने का मतलब हमारे पास b की वैल्यू है ये 0, ऐसे समझ लो। a कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है, a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसमें b की वैल्यू फिक्स कर दी है 0। ठीक है, और रिलेशन सेटिस्फाई कराना है तो a की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उसको हम बोलते हैं दैट इज द इक्विवेलेंस क्लास। तो a में क्या क्या हम इनपुट कर सकते हैं, रिलेशन क्या है, a कॉमा बी क्या होना चाहिए, 2m फॉर्म का होना चाहिए, मतलब डिविजिबल बाई 2। तो अब b की वैल्यू फिक्स है 0, तो a की जगह हम 1 तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि 1 लगाएंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। a कॉमा बी कैसे डिफाइंड है, a माइनस बी डिविजिबल बाई 2। तो अगर हम a की जगह 1 लगाते तो ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 डिविजिबल बाई 2 नहीं होता है। तो इसका मतलब वो इसमें कोई भी ऑड नंबर नहीं आएगा,
क्योंकि ज़ीरो अपने आप में एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर में से इवन को ही घटाने पर या ऐड करने पर वो इवन आता है, 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 2,0 हो सकता है, 0,0 हो सकता है, -2,0 हो सकता है, क्योंकि -2 के केस में -2 आएगा। a माइनस बी की वैल्यू निकालें तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा। ये सारे के सारे डिविजिबल बाय 2 है। ऐसे -4 लगाएं तो -4 आएगा, डिविजिबल बाय 2 है। 4 लगाएं तो 4 भी डिविजिबल बाय 2। तो सारे तो नहीं निकालेंगे, हमें आइडिया आ गया कि 0, +2 -2 +4 -4 +6 -6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस सेट को हम बोलते हैं दीज आर द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। 0 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, तो वो लिख दिए गए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ITF का है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 10 5 π/6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6। tan इनवर्स 10 5 π/6 और प्लस कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6। आपको इसके लिए पता होना चाहिए इनके डोमेन रेंज के बारे में। जैसे tan इनवर्स है तो tan इनवर्स के लिए डोमेन क्या होती है, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स के लिए डोमेन क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल tan इनवर्स है तो tan इनवर्स 10x, और ये पता ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये आपको लिखना भी है एग्जाम में। अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, 3 में है, 4 में है, तो लिखना ज़रूरी है। मल्टीपल चॉइस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स x = x होता है, पर ये हर एक के लिए नहीं होता। ये तब होता है जब tan x की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, x बिलोंग्स टू -π/2, π/2। मतलब 10 के केस में ओपन इंटरवल में माइनस, क्योंकि -∞ से इन्फिनिटी आ जाता है, तो -π/2 से π/2 के बीच में अगर कोई वैल्यू होती है तो tan इनवर्स tan x x के इक्वल होता है। ठीक है, ये tan इनवर्स tan थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली cos इनवर्स cos x ये भी x के इक्वल होता है, लेकिन तब होता है जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो। तो अब हमें पहले ये चेक करना है, यहाँ पे cos के केस में ये इक्वल वैल्यू भी लेता है, तो 0 भी इंक्लूडेड होगा और पाई भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि साइन और cos में -1 to 1 चलता है और वो क्लोज इंटरवल में होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें। 6 ITF है हमारे, उनका सबका डोमेन रेंज पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो tan इनवर्स 10 5 π/6 देखें तो π/2 से तो बड़ा है, -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता, तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स 10 5 π/6 को हम ब्रेक कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पाई -π/6। 5 π/6 को लिख सकते हैं पाई -π/6 प्लस ऐसे cos इनवर्स cos, यहाँ पे 13 π/6 है, तो 13 π/6 तो 2 पाई से भी बड़ा होता है, और हमें देखना है 0 से पाई के बीच में, तो ये 0 से पाई के बीच में नहीं है, तो हमने इसको भी ब्रेक कर लिया, इसको लिख लिया 2 पाई प्लस π/6। ठीक है, तो अब हमें रूल लगाना है। रूल कौन सा, tan इनवर्स ऐसे ही 10 पाई माइनस, अगर हम आपको याद हो पाई माइनस होता था थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस होता था सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। तो ASTC के अकॉर्डिंग 10 तो हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि हो जाएगा -10 π/6, -10 π/6 हो जाएगा। ठीक है, -10 π/6 के इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स पाई -π/6 प्लस सिमिलरली यहाँ पे देखें तो cos इनवर्स और cos 2 पाई प्लस है, तो 2 पाई प्लस तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट में तो भैया सबकी चलती है, तो प्लस हो जाएगा सारा, cos भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos π/6, यानी ये तो डायरेक्टली चेंज हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस आया, लेकिन अब इस माइनस को आपको देना पड़ेगा अंदर 10 के, तो ये 10 -π/6 हो जाएगा। मतलब आपको इस तरीके से चेंज करना है। अब tan -θ पड़ा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, tan -θ = -tan θ, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है,
तो माइनस टेन थीटा की जगह हम टेन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, जैसे टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, वैसे ही माइनस टेन थीटा इक्वल टू टेन माइनस थीटा। ठीक है, तो हमने टेन माइनस पाई बाई सिक्स लिख लिया। अब ये माइनस पाई बाई सिक्स जो है माइनस का 30 है, तो माइनस का 30 डिग्री माइनस के 90 डिग्री और प्लस के 90 डिग्री के तो बीच में ही आता है। इसका मतलब है अभी हमारा डोमेन रेंज ठीक हो गया है, सेट हो गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स और इधर हो जाएगा प्लस पाई बाई सिक्स। तो माइनस पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई सिक्स कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेन काम है वो ये है, ये जो डोमेन रेंज है ये हमें मेंशन करनी पड़ेगी, ये हमें पता होना चाहिए, इनका यूज़ है इसमें। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, 9 सेक्शन सी का है, 3 मार्क्स का है। चलिए देखें, 9 क्वेश्चन है इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है इवेलुएट इंटीग्रल 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो एक है पार्शियल फ्रैक्शन। अभी मैं इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर रहा। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, हम इसके नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इसको फैक्टराइज कर लें, x माइनस 6 x माइनस 3, और उसको उस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दें। ईजी है वो भी। लेकिन एक और तरीका है जिसमें हम न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लिखते हैं a डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b। तो ये हो जाएगा a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 प्लस b। इस फॉर्म का लिख के हम कंपेयर कर लें, और कंपेयर करने पे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 3/2 मिलेगी और b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को वापस इसी में पुट कर दें, एक तरीका ये होता है। ठीक है, और एक और वे है, वो ये, वो एक्चुअली इसी से मिलता जुलता है। उसमें क्या करते हैं हम 3 कॉमन निकाल देते हैं। तो जब हम ऊपर से 3 कॉमन लेंगे, और 3 कॉमन क्यों ले रहे हैं कि ऊपर हमें बनाना है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो ये वही मेथड है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं तो 2x प्लस 3। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में ऊपर 2x प्लस 3 बनाना है। तो सबसे पहला तो हमें x के कोफिशिएंट में 3 नहीं रखना, 2 रखना है। तो 3 कॉमन ले लो, तो जब 3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5/3, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। ठीक है, 3 कॉमन लेने के बाद अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करोगे, 2 से मल्टीप्लाई हुई 2x प्लस 10/3, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इधर dx। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 3 ऐड करना है, 3 सब्ट्रैक्ट करना है। 3 ऐड 3 सब्ट्रैक्ट, तो 3/2 डिवाइडेड बाई 2x, 3 ऐड किया और 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट वाले को 10/3 के साथ में रखेंगे, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। 2x प्लस 3 को तो हम सेपरेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये सब चल रहा है आई के इक्वल, इसको आई मान लेते हैं, इंटीग्रेट। ठीक है, आई इज इक्वल टू ओके। अब इसमें जो बचा हुआ है 10/3 माइनस 3 करेंगे तो बचेगा 1/3, तो वो 1/3 dx वो अलग हो गया, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, इसको सेपरेट कर लिया। और 3/2 था मल्टीप्लाई में, तो 3/2 से मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स की हो गई। तो इधर तो हो गया 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। ठीक है, ओके। और इधर हो गया प्लस 3/2 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। अब आप इनको I1 I2 मान लो, I1 प्लस I2। अब इनको अलग अलग सॉल्व करो। तो सबसे पहला हम I1 को सॉल्व करें, तो I1 कितना है 3/2 बाहर, और इंटीग्रल 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। ये हमारा I1 है।
इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 को मान रहे हैं t। तो यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट करें तो 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। ठीक है, तो 2x प्लस 3x dx बन गया dt। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन है I1 है वो चेंज हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, दैट इज इक्वल टू 3/2 log t। ठीक है, प्लस सी लास्ट में लगा देंगे बाद में, I1 प्लस I2 प्लस सी। तो 3/2 log t दैट इज इक्वल टू 3/2 log t की जगह जो हमने माना था दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। ये हमारा I1 आ गया। I2 किसको माना था, I2 माना था 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 को इंटू dx। ठीक है, ये था हमारा I2। तो इसमें हाफ तो चल रहा है एज इट इज़। अब इसको करेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाकर डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x के कोफिशिएंट जो कि 3 है उसके हाफ, x का कोफिशिएंट कौन है 3, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, 3 का हाफ हो गया 3/2, स्क्वायर ऐड करेंगे और इतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस 18 ऊपर dx। ये नीचे तो हो जाएगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर और माइनस इधर हो जाएगा 9/4 और माइनस का 18। ये सब चल रहा है 1 dx के अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस, ये दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, 4 18 4 72 और 9 हो गया 81 अपॉन 4 माइनस का। ठीक है, जो थोड़ी देर बाद हो जाएगा 9/2 होल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो 9/2 होल स्क्वायर, इधर x प्लस 3/2 होल स्क्वायर ऊपर dx। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इसको करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि x की जगह जो भी वैल्यू आएगी, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो x की जगह जो भी वैल्यू आएगी वो होनी चाहिए लीनियर में। लीनियर मतलब x प्लस ए या x माइनस ए फॉर्म का। ठीक है, इस फॉर्म का होना चाहिए। तो हमने वो बना लिया, वो ऑलरेडी है, x प्लस 3/2 है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा I2 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ लॉग, अच्छा लॉग से पहले आएगा 1/2a। तो 2 इंटू ए की जगह कौन है 9/2 लॉग मॉड x माइनस ए, तो x की जगह x प्लस 3/2 माइनस ए डिवाइडेड बाय x की जगह फिर x प्लस 3/2 प्लस ए मॉड क्लोज प्लस सी। कांस्टेंट किसी एक के बाद में ऐड करना पड़ेगा, या तो आप I1 के बाद ऐड कर लो या I2 के बाद, या फाइनली लास्ट में प्लस सी लगा देना। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, C1 C2 बाद में C1 प्लस C2 को C मान लेना कांस्टेंट। सो I2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/18 लॉग मॉड में माइनस 9/2 प्लस 3/2 हो जाएगा माइनस 6/2, और माइनस 6/2 होता है माइनस 3। 9/2 और 3/2 होता है 12/2, 12/2 मीन्स x प्लस 6 प्लस सी। ठीक है, ओके, तो ये आ गया। अब अपना आंसर फाइनल की बात करें तो फाइनल हो जाएगा, ये I2 हो गया, I इज इक्वल टू I1 कितना आया था, I1 आया था 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये तो ये I1 हो गया, प्लस I2 1/18 लॉग x माइनस 3 अपॉन x प्लस 6 प्लस सी। आप चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। और कैसे सॉल्व होगा, और ये सॉल्व हो सकता है जैसे आप x² प्लस 3x माइनस 18 को फैक्टराइज करके लिख लो, x माइनस 3 x प्लस 6।
ठीक है, और इसको फिर log एम एन वाला प्रॉपर्टी लगा दो, log m प्लस log n, इधर log m माइनस log n, फिर सबको कलेक्ट करके लिख दो, एक ये तरीका होता है। वरना आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हो, मतलब ये भी करेक्ट कंसीडर किया जाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर होगा 10, सेक्शन सी का सेकंड क्वेश्चन है, और ये है डिफरेंशियबिलिटी का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू सो दैट एफ एक्स, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड है, 1 ग्रेटर देन 1 के लिए अलग डिफाइंड है, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए, पहली लाइन, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, if any function is differentiable, if any function is differentiable at anywhere, ठीक है, then it will be continuous too। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% कंटिन्यूअस भी होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बनने के लिए उसका कंटिन्यूअस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि कोई डिफरेंशिएबल है, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% फिर वो कंटिन्यूअस भी रहा होगा। तो इफ़ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस टू, इट इज कंटिन्यूअस ऑल्सो, या इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, इट इज ऑल्सो, टू लगा देता हूँ, इट इज कंटिन्यूअस टू एट एक्स इक्वल टू 1। तो अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के लिए आपको पता रहता है कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहां पे देखें तो एल एच एल होगा, एल एच एल हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच, ठीक है, और इधर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। और आर एच एल की बात करें तो आर एच एल हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, आप एक चीज़ समझ लें, जब लिखा है x लेस देन, अगर दो चीज़ों में दो बार कैटेगराइज किया गया है, किसी चीज़ को दो हिस्सों में बांटा गया है, तो ऑब्वियसली इक्वल जिसके साथ आता है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया। तो आपका काम सिर्फ दो से चल सकता है, या तो एल एच एल आर एच एल को इक्वल लेके चल लो, या फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन को दूसरे वाले के इक्वल लेके चलो। अब यहाँ पे कौन देगा, ये 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर मतलब आर एच एल है ये, और ये एल एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन को आर एच एल के इक्वल रख दो। अरे तीनों ही इक्वल है, दो से काम चल जाएगा अपना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर एच एल को वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल रखेंगे, क्योंकि एल एच एल को वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल रखने से कुछ नहीं मिलेगा, वो सेम ही वैल्यूज हैं। ठीक है, यही चीज़ ध्यान देनी है आपको। एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 इक्वल टू एफ एक्स, हम सिर्फ इन दो से काम चलाएंगे। तो आर एच एल क्या हो जाएगा, क्यू एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस एच प्लस 2, ये है अपना आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी। अब ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्चुअली नहीं है, क्योंकि हमें क्या लेना है, हमें तो x की जगह 1 चेक करना है, तो ये 1 प्लस एच चलेगा सब जगह, जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ वहाँ हम 1 लगाए, तो जनरल हो गया फॉर्म। x इक्वल टू 1 पे है तो 1 प्लस एच, इधर भी 1, यहाँ भी 1 प्लस एच, इधर भी 1। ठीक है, तो ये हो गया q 1 प्लस एच प्लस 2, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस पी। तो q प्लस, यहाँ पे h की वैल्यू लगा सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा q प्लस 2, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस पी, दैट मीन्स 4 प्लस पी। तो q प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस पी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं q इज इक्वल टू 2 प्लस पी, और इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं, देखा जाएगा इसका यूज़ होगा कहीं आगे। फिर आगे आए, अब लिखा है कि डिफरेंशिएबल है तो p और q की वैल्यू निकालो। अब डिफरेंशिएबल है तो एफ एक्स, यहाँ पे हमने लिखा था कि कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस है तो एल एच एल आर एच एल के इक्वल हो गया। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर ये डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो एल एच डी इक्वल टू आर एच डी हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो होता नहीं है, एफ डैश 1 होता है। तो एल एच डी कितना होगा, एफ डैश 1, एफ डैश एक्स कह सकते हैं, ठीक है, एफ डैश एक्स माइनस, मैं डायरेक्ट लगाऊं तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, और इज इक्वल टू फिर इधर लिमिट एच टेंस टू 0। आर एच डी की बात करें तो आर एच डी होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये आर एच डी है, ठीक है। तो एल एच डी लगाते हैं, एफ एक्स माइनस एच क्या होगा, एक्स माइनस एच का मतलब है एक्स की वैल्यू तो 1 है हमारे लिए, तो फंक्शन 1 चल रहा है, तो हर जगह हमारा एक्स की जगह फिर से 1, एक्स की जगह 1 लगा देते हैं, इसी स्टेप में लगा देते हैं या अगले स्टेप में भी लगा सकते हो आप लोग। एफ 1 माइनस एच, 1 से लेस के लिए फंक्शन डिफाइंड है ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच होल स्क्वायर, अपना फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी है। तो x की जगह क्या लगाएंगे हम, ये एफ एक्स है, अगर एफ एक्स ये है तो x की जगह तो हमें 1 माइनस एच लगाना है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी, तो x की जगह हम लगाएंगे 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एच प्लस पी माइनस, अब ऐसी f1, तो f1 के लिए हम यहाँ पे x की जगह डायरेक्ट 1 लगा देंगे, तो x की जगह 1 लगाने पे हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस पी, दैट मीन्स 4 प्लस पी, और डिवाइडेड बाय माइनस एच और लिमिट एच टेंस टू 0 इक्वल टू, ऐसी आर एच डी में आए तो 1 प्लस एच, अब 1 प्लस एच के लिए हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है वो डिफाइंड है क्यू एक्स प्लस 2, क्यू एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 1 प्लस एच आ जाएगा x की जगह, तो ये हो जाएगा क्यू ब्रैकेट 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस f1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस पी डिवाइडेड बाय h, और लिमिट h टेंस टू 0। 1 माइनस एच होल स्क्वायर हम ओपन करें तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस p माइनस 4 माइनस p डिवाइडेड बाय माइनस h इक्वल टू q प्लस क्यू एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस p डिवाइडेड बाय h, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे भी लिमिट h टेंस टू 0। हमारी इक्वेशन आई थी q इक्वल टू 2 प्लस पी, तो हम q की जगह 2 प्लस पी पुट कर सकते हैं अगर कहीं पे q आ रहा है तो, q की जगह 2 प्लस पी, तो ये देखो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3h हो गया माइनस 5h डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है, h टेंस टू 0, और इधर इज इक्वल टू पे q की जगह हम लगा सकते हैं इक्वेशन 1 से 2 प्लस पी, तो q की जगह पुट कर दिया 2 प्लस पी, और इधर भी 2 प्लस पी, और इनटू में है h प्लस 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 2 माइनस पी, आप चाहो तो माइनस 2 माइनस पी की जगह पे भी q पुट कर सकते हो, ठीक है। चलो कुछ एक काम कर लें, मतलब हम या तो q की जगह 2 प्लस पी पुट कर दें या 2 प्लस पी की जगह q पुट कर दें, ठीक है। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, इधर बचा 2 प्लस पी और h, तो h से h कैंसिल हो जाएगा। चलो इसको अगले स्टेप में कर देते हैं, h कॉमन ले लेते हैं, h माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस एच, यहाँ पे 2 प्लस पी इंटू एच डिवाइडेड बाई एच, लिमिट h टेंस टू 0। डिनोमिनेटर से h ही तो गायब करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब तक h रहेगा तब तक ये डिफाइंड नहीं रहेगा, h से h कैंसिल हो गया, तो इधर बचा h माइनस 5, तो h की जगह 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 5, और यहाँ पे तो h ही नहीं है तो 2 प्लस पी बचा, तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7, ठीक है, p की वैल्यू आ गई माइनस 7। अब q की वैल्यू निकालनी है, तो q इज इक्वल टू था कितना 2 माइनस 2 प्लस पी, 2 प्लस पी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस प्लस मतलब माइनस 7, 2 माइनस 7 हो गया माइनस 5, तो यहाँ से q की वैल्यू मिल गई माइनस 5।
Q इक्वल टू -5, P इक्वल टू -7। अच्छा यहाँ -5 नहीं आएगा, यहाँ +5 हो जाएगा, ये -1 रह गया यहाँ, तो h -5 अपॉन -1 हो जाएगा 5 h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा ओके, वैल्यूज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये लिमिट h टेंस टू 0, -1 बचा हुआ है वहाँ, h से h कैंसिल हुआ, -1 रहेगा तो 5 h हो गया, तो 5 इज इक्वल टू 2 + p। तो p की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। अब अगर p की वैल्यू 3 है तो पुटिंग इन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1 q इज इक्वल टू था 2 + p, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो q की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन होगा लॉन्ग, सेक्शन डी। सेक्शन डी का 11th क्वेश्चन है, लॉन्ग है, 5 नंबर का है। लिखा है इवेलुएट द प्रोडक्ट ए बी। ए बी का प्रोडक्ट निकालो सबसे पहला। तो आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए 1 -1 0 2 3 4 0 1 2। ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 की मैट्रिक्स ए। और बी मैट्रिक्स दी हुई है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। हमें क्या करना है, यहाँ से प्रोडक्ट निकालना है ए बी का। अब ए बी का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 1 -1 0 2 3 4 और 0 1 2। इसको मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स से। बी है 2 2 -4 -4 2 -4। एक एक एलिमेंट को ध्यान से लिखना है, कोई भी माइनस अगर रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ए बी की मल्टीप्लाई करनी है, तो इनके मल्टीप्लाई करने के लिए रूल आप सबको पता होगा। ठीक है, पहली रो की मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 हो गया। -1 की -4 से होगी, +4। 0 की 2 से होगी तो 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है पहली रो की दूसरे एलिमेंट से, फर्स्ट रो की सेकंड वाले कॉलम से। जब हम फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की 2 से, -1 की 2 से और 0 की -1 से। अब पहले रो की थर्ड कॉलम से होगी, इस वाले कॉलम से होगी। पहली रो ये थर्ड कॉलम है, 1 -1 0 1 -1 0। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई तो 1 की -4 से होगी -4, -1 की -4 से होगी +4 और 0 की हो जाएगी तो 0। ठीक है, पहली रो की तीनों से मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड रो की होगी फर्स्ट कॉलम से, तो 2 की 2 से होगी 4, 3 की -4 से होगी -12, 4 की 2 से होगी 8। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से होगी तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 और 4 -1 ज़ा -4। आप लोग यही करते हो, तो जब वहाँ पे सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो पेंसिल से कर सकते हो, बाद में पेंसिल वाले को इरेज कर दो अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, अब सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से, तो 2 4 ज़ा 8 -8 हो गया, 3 4 ज़ा -12 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब ऐसी थर्ड कॉलम की थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो 0 की 2 से हुई 0, 1 की -4 से -4, 2 की 2 से +4। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो 0 की 2 से 0, 1 की 2 से 2, 2 की -1 से -2। फर्स्ट थर्ड रो की थर्ड कॉलम से, तो -4 ये तो 0 हो गया, -4 की 1 से -4, 5 की 2 से 10। ठीक है, ये बना अपना टोटल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद। अब हम इसको चेक करते हैं क्या हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो गया, 2 + 4 + 0 6 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया 0, 4 से 4 कैंसिल हो गया
इधर भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ये। और इधर बचा 0, यहाँ 8 + 4 12, 12 - 12 ये भी 0 हो गया, इधर 6 और इधर 12 8 20, 20 20 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 - 4 हो गया 6। यानी ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसी आई, इसके हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स आ गया, ए भी एक स्केलर मैट्रिक्स आया है। जब भी कभी एक स्केलर मैट्रिक्स आता है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, तो वहाँ से हम इन्वर्स इजीली निकाल सकते हैं। 6 हमें यहाँ से कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड दैट इज इक्वल टू 6i। तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया, 6i हो गया, ठीक है। आपको पता होगा कि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है आई, ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। ये एक आइडेंटिटी थी, मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है ए इनवर्स, जिसमें हम इनवर्स निकालना सीखते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इनवर्स आई। तो यहाँ से अगर आप देखो 6 को हम ले आएँ अपॉन में, ए इंटू 1/6 बी ऐसे लिख लें इक्वल टू आई। तो ये जो हो जाएगा कंपेयर करने पे हमें मिल जाएगा ए इनवर्स, ये ए इनवर्स इक्वल टू आई जैसा हो गया। तो यहाँ से हमें ए इनवर्स मिल गया कितना, 1/6 बी। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 बी, और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है कितनी है, 2 2 - 4 -4 2 -4 2 2 -4 -4 2 -4, ठीक है। और 2 - 1 5, 2 - 1 5, 6 से डिवाइड कर दो तो ये, या बाद में कर लेना 6 से डिवाइड, ठीक है। ये मैट्रिक्स अपनी हो गई, ए इनवर्स इक्वल टू आ गया। यहाँ से अगर 6 से डिवाइड भी कर दोगे तो ये अपनी मैट्रिक्स आ जाएगी ए इनवर्स। अब आगे पढ़े तो क्वेश्चन में लिखा है हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब अपने पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है, एक दी है x - y = 3। पहले मैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ, x - y = 3, ये पहली इक्वेशन है। सेकेंड है 2x + 3y + 4z = 17, 2x + 3y + 4z = 17, ठीक है। और थर्ड है y + 2z = 7, y + 2z = 7। अब आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करोगे, एक नंबर सिर्फ इसी का होता है मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का, तो x का कोफिशिएंट 1, y का -1, z इसमें है नहीं तो 0। फिर x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में 2, y का कोफिशिएंट 3 और z का 4। और थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 2। और इनटू में कौन है, x y z। और इक्वल टू कौन है, 3 17 7। तो ये जो मैट्रिक्स है एक किस फॉर्म की हो गई, ax = b। इसको c मान लेते क्योंकि ऑलरेडी b दे रखा है। a क्यों माना, क्योंकि a मैट्रिक्स अगर आप देखो जरा ध्यान से तो यही है जो आपको गिवन थी, 1 - 1 0 2 3 4 0 1 2। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक में तो डायरेक्ट आपको मैट्रिक्स एज इट इज दे रखी होगी, एक और होता है जिसमें ट्रांसपोज दे रखा होता है उसका, तो ट्रांसपोज करके भी हो जाएगा ईजिली, ठीक है। तो ax = c है, तो यहाँ से x = अगर आप निकालिएगा तो आएगा a इनवर्स c, x = हो जाएगा a इनवर्स c। a इनवर्स से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, a इनवर्स a x = a इनवर्स c, ठीक है। तो a इनवर्स a हो गया i x = x हो गया, इक्वल टू a इनवर्स c। तो x इज इक्वल टू, x अपनी मैट्रिक्स दी हुई है x y z, ठीक है। और इक्वल टू a इनवर्स, अब a इनवर्स अभी हमने निकाला था 1/6 b मैट्रिक्स के इक्वल, और b मैट्रिक्स थी 2 2 - 4 4 2 2 2 - 4 -4 2 -4, ठीक है। और एक रो और 2 - 1 5 2 - 1 5, और इसके इनटू में आ जाएगा c कौन है, c है 3 17 7 3 17 7, ठीक। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर भी, तो पहली रो की पहले कॉलम से
एक ही कॉलम है, अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 3 जा 6, 17 2 जा 34 और 7 4 जा माइनस का 28 हो गया। ठीक है, अब सेकंड रो की करते हैं। सेकंड रो तो -4 3 जा -12, 17 2 जा 34, 7 4 जा -28। थर्ड रो की करते हैं। 3 2 जा 6, -17, 5 7 जा 35। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। इनको सिंप्लीफाई करें तो 1/6 ये हो जाएगा। 34 6 40, 40 -28 करेंगे तो बचेगा 12। ठीक है, 34 और 28 40 माइनस का इधर बचेगा 34 -40, 34 -40 करें तो -6 और 35 6 हो गया 41, 41 -17 करेंगे, 41 -17 करेंगे तो बचेगा 20, 11 -24। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 जा 12, 6 माइनस और 6 4 जा 2 -1 4 और इधर है x y z। मतलब इसमें हमें एडजेसेंट एडजॉइंट मैट्रिक्स या ट्रांसपोज, ठीक है, उस तरीके से डिटर्मिनेंट ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। x = 2, y = -1, z = 4। एक बार चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो। 2 -1 4 किसी एक इक्वेशन में लगा के चेक कर लो। इसमें लगा देते हैं तो 2 2 2 4 हो गया, -3 हो जाएगा और 4 4 जा 16, 16 4 20, 20 -3 17। इसका मतलब ये सही है अपना आंसर। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया लॉन्ग। अब एक लास्ट केस स्टडी बची है, केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी है एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स अ बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। एक आपको एक फिगर दे रखा है, ओके ये एक आपको फिगर गिवन है। ओके तो ये फिगर गिवन है। एन आर्किटेक्ट डिजाइन अ बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन। एक रेक्टेंगुलर रीजन है और सेमी सर्कुलर एंड्स हैं जिसके हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर एज शोन बिलो। सेमी सर्कुलर उसके पेरीमीटर आपको टोटल गिवन है, 2 सेमी सर्कुलर एंड है, 200 मीटर इसका पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर आपको गिवन है 200 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर की बात करें तो ये पेरीमीटर हुआ, 2 सेमी सर्कुलर एंड और ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये x है, इधर भी x है। तो इसमें ब्रेथ का कोई काम नहीं है। अभी ये जो डिस्टेंस होगा ये πr हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। तो ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का πr हो जाएगा और इधर का हिस्सा भी देखें तो ये भी πr। तो πr + πr हो गया 2πr, 2πr + 2x। तो ये कंप्लीट बनेगा पेरीमीटर, πr + πr यानी 2πr + 2x। तो 2πr + 2x हमारा जो फिगर गिवन है डिज़ाइन फ्लोर का, तो 2πr + 2x = 200 ये गिवन है। ठीक है, क्या पूछा है हमसे फर्स्ट पार्ट में, इफ x एंड y रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन x और y, ओके, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। तो y आपको दे रखा है, देखो y दे रखा है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन और ब्रेथ का ही हाफ करेंगे तो रेडियस हो जाएगा, वो दे रखा है फिगर में y/2। तो इसका मतलब हुआ आपका जो r है रेडियस है वो कितना है y/2 है। ठीक, तो यहाँ से 2r की जगह हम y पुट कर सकते हैं, तो लगा देते हैं तो ये हो जाएगा πy + 2x = 200। तो ये इक्वेशन जो बनी ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। पहले पार्ट में 1 मार्क्स का एक सिंपल सा पार्ट है, x और y लेंथ और ब्रेथ को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर रीजन की, तो उनमें रिलेशन बताइए। तो रिलेशन आ गया πy + 2x =
200, ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया एक्स और वाई में। ठीक है, अब आगे बढ़ते तो सेकंड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब हमें एरिया निकालना है, एरिया ए निकालना है इन द टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म्स में निकालना है। फंक्शन का मतलब ये पी, जैसे पी लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल एक्स वाई, तो ये पी जो है वो फंक्शन है, एक्स और वाई दोनों में है। बस हमें क्या करना है, अगर एक्स में चाहिए तो वाई को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स में, तो पी एक फंक्शन हो जाएगा एक्स में। और कुछ मतलब नहीं होता फंक्शन का, मतलब वो वेरिएबल के टर्म्स में आ जाए। तो हमें क्या करना है, एरिया को एक्स के फंक्शन में एक्सप्रेस करना है। और किसका एरिया, रीजन ए का, जो आपको यहाँ पे शेड करके दिखाया गया डिज़ाइन में। ए जो है वो रेक्टेंगुलर रीजन का है, तो रेक्टेंगल का एरिया तो सीधे सीधे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ एक्स है, ब्रेथ वाई है, तो एरिया हो गया एक्स वाई। पर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है एक्स के टर्म्स में, तो एक्स वाई की जगह वैल्यू ले आते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से जब आप वाई लेकर आओगे तो यहाँ से पाई वाई इक्वल टू आ जाएगा 200 माइनस 2x, तो यहाँ से y आ जाएगा 200 माइनस 2x अपॉन पाई। ठीक है, इसको डाल देते हैं इक्वेशन 1। पहला पार्ट तो अपना बॉक्स में बंद कर दिया, वो पहला पार्ट हो गया। वहाँ से हम y की वैल्यू निकाल के लाए 200 माइनस 2 पाई डिवाइडेड, सॉरी हाँ 200 माइनस 2x, 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई पाई। 2 आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 2, या मल्टीप्लाई करा दो, 2 कॉमन ले लो तो 2 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है, तो बाहर रखो। अंदर हो गया 100x माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया तो 100 माइनस एक्स बचा, 100 माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये अपना फंक्शन हो गया ए इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। ओके, अब आगे बढ़ते, थर्ड पार्ट है 2 मार्क्स का है ये। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए। एरिया ए को पहले तो इसका मतलब हम एरिया को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैक्सिमाइज करने के लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी ए अपॉन डी एक्स, डी ए अपॉन डी एक्स 2 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है, 100x का हो गया 100, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। ठीक है, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव को रखते हैं 0 के इक्वल, डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू डिटरमाइन द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो डी अपॉन डी एक्स 0 होने का मतलब है 100 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 50 आ गया, x इक्वल टू आ गया 50, ये क्रिटिकल पॉइंट है। डबल डेरिवेटिव करें यहीं से, इक्वेशन 1 को ही डबल डेरिवेटिव करें तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन किसी को 1 डाला तो 1 डाला, 2 डाल देते हैं इसको इक्वेशन 2 डाल दिया। ठीक है, फ्रॉम यहीं पे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है, 100 का 0 माइनस 2x का बचेगा -2, यानी कि ये हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव होने का मतलब होता है मैक्सिमा। सो एरिया इज मैक्सिमम। अगर डबल डेरिवेटिव एरिया का नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब एरिया क्या है, मैक्सिमम है। सो एरिया इज मैक्सिमम। हालांकि हम ये इस पे एक पॉइंट पे भी चेक करते हैं डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 50, पर वो डायरेक्टली आ गया कांस्टेंट, तो अगर डायरेक्टली कांस्टेंट नेगेटिव ही है तो डी स्क्वायर, इस लाइन का मतलब हो जाएगा दैट इम्प्लाइज कि डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर आप निकालोगे एट x इक्वल टू 50 पर, एट x इक्वल टू ए, वो भी नेगेटिव ही आएगा क्योंकि उसमें x नहीं है। नेगेटिव होने का मतलब लेस देन 0, तो लेस देन 0 पे एरिया हो जाता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो हो गया ये प्रूफ 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स का है टोटल। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हमें एरिया की, तो एरिया की वैल्यू क्या है, एरिया का फॉर्मूला दे रखा है उसमें वैल्यू पुट कर दें, तो a इक्वल टू, सो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी a इक्वल टू 2 अपॉन पाई और ब्रैकेट में था 100x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये था एरिया का फॉर्मूला। इसमें हम x की जगह 50 पुट कर देते, तो 2 अपॉन पाई, x की जगह 50 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5000, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 50 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, तो 2 अपॉन पाई इंटू 2500 विच इज़ इक्वल टू 5000 अपॉन पाई। अब क्योंकि आप क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है पेरीमीटर आपको दे रखा है मीटर में, पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर, तो अगर पेरीमीटर मीटर में तो एरिया भी मीटर स्क्वायर में होगा।
हाँ, अगर यूनिट नहीं दे रखी होगी तो स्क्वायर यूनिट लगा दोगे, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए इक्वल टू 5000/पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है विद केस स्टडीज। प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ऐसी चलती रहेगी, तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।